चेन चांगफेंग को गए हुए काफी समय बीत चुका था। जब तीनों लड़कियां उनका इंतजार कर रही थीं, तभी रस्सियों से पूरी तरह बंधी हुई लियू एरलॉन्ग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और होश में आई। जब उसकी नजर निंग रोंगरोंग और अन्य लोगों पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। रोंग रोंग झूचिंग, तुम लोग! अपनी हालत और आसपास के माहौल को देखकर लियू एरलॉन्ग का बचा कुचा हौसला भी पल भर में चकनाचूर हो गया। एयरलॉन्ग टीचर, आप होश में आ गईं, निंग रोंगरोंग ने चौंकते हुए कहा, और उसके चेहरे से चिंता का भाव काफी हद तक दूर हो गया। अच्छा हुआ आप ठीक हैं। भेड़िया राजा आपके लिए जड़ी बूटियां लेने गए हैं, वे बस आते ही होंगे। भेड़िया राजा? लियू एरलॉन्ग का चेहरा अचानक खौफ से पीला पड़ गया। फ्लैंडर और यू शियाओगांग की हत्या का मंजर एक बार फिर उसकी यादों में कौंध गया। उन दर्दनाक दृश्यों को याद करते ही वह पागल सी होने लगी और सदमे से दोबारा बेहोश होते होते बची। तुम उस दरिंदे को भेड़िया राजा कहकर बुला रही हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उसने क्या किया है? लियो एरलॉन्ग का अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं रहा। उसकी तेज और चीखती हुई आवाज में गूंजती नफरत को हर किसी ने साफ महसूस किया। बिना आत्मा वाली श्याओ, वो तो इस चीख से इतनी डर गई कि तुरंत निंग रोंगरोंग के पीछे छिप गई। लियो एरलॉन्ग ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे बेहद निराशा के साथ एहसास हुआ कि उसकी शरीर की सोल पावर पूरी तरह से सील कर दी गई थी। वह रस्सियों को तोड़ने में पूरी तरह असमर्थ थी। रोंगरोंग, तुम लोग सिर्फ खड़ी रहकर मुझे देख क्या रही हो? लियू एरलॉन्ग ने घबराते हुए कहा। मुझे जल्दी नीचे उतारो, मैं तुम सबको यहां से सुरक्षित बाहर ले चलती हूं। जू झूचिंग और निंग रोंगरोंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में साफ हिचकिचाहट और दुविधा दिख रही थी, लेकिन अंत में दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ी। इसके बजाय दोनों ने अनजाने में ही अपने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उनकी आंखों में बेहद जटिल और गहरे भाव थे। यहां से भागना? शायद उन्होंने बहुत समय से इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। यहां तक कि अब वे खुद नहीं जानती थीं कि वे यहां से जाना चाहती हैं या नहीं। कम से कम बाई चिंजियांग तो अब बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। वे इस माहौल की आदी हो चुकी थीं। अगर 3 महीने पहले की बात होती तो वे बचाए जाने की उम्मीद जरूर करती, लेकिन अब उनके पेट में भेड़िया राजा का बच्चा पल रहा था। अगर वे यहां से निकल भी जाती तो बाहर की दुनिया और वहां के लोगों का सामना किस मुंह से करती? इससे तो बेहतर था कि हम मर जाते। लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है? हम कैसे भाग सकती हैं? तुम लोग आखिर किस चीज का इंतजार कर रही हो? क्या उस दरिंदे ने तुम पर कोई जादू टोना कर दिया है? लियू एरलॉन्ग स्वभाव से गुस्सैल तो थी ही। ये सब देखकर अब वह पूरी तरह बदहवास होकर चीखने लगी। अपनी ताकत जय मत करो, वे तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगी। ठीक उसी समय गुफा के प्रवेश द्वार से चेन चांगफेंग की भारी आवाज गूंजी। इसके साथ ही कुछ जोरदार धमाकों के साथ 3 विशालकाय जीवों को बेरहमी से गुफा के अंदर फेंक दिया गया। चेन चांगफेंग आखिरकार वापस लौट आया था। ये ये तो 10,000 साल पुराने सोल बीस्ट हैं। उन विशालकाय जीवों को देखकर लियो एरलॉन्ग की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से चीख निकल गई। बिल्कुल, चेन चांगफेंग अपने साथ 10,000 साल पुराना एक चिंगलुआन, 50,000 साल पुराना एक ब्लैक टाइगर और 50,000 साल पुरानी एक 9 कलर स्पिरिट फॉक्स लेकर आया था। ये सभी निंग रोंगरोंग और बाकी दोनों के लिए चुने गए सोल रिंग्स थे, जो उनकी मौजूदा कल्टीवेशन सीमा के हिसाब से सबसे सही थे। चिंगलुआन हवा के तत्व वाला जीव, जो बाई चेंजियांग की विकसित हुई मार्शल सोल के लिए एकदम मुफीद था। ब्लैक टाइगर फुर्तीले हमले वाला जीव, जिसकी 50,000 साल की उम्र झू झूचिंग के 70वें लेवल की सोल सेंट बनने की सीमा के बिल्कुल अनुकूल थी। 9 कलर स्पिरिट फॉक्स मानसिक शक्ति वाला जीव, जो निंग रोंगरोंग की सभी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा सकता था। इस बार चैन चांगफेंग इतनी देर बाहर सिर्फ जड़ी बूटियां लेने के लिए नहीं रुका था, बल्कि उसने स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट से इन तीनों जीवों को भी पकड़ा था। निंग रोंगरोंग, जूजुचिंग और बाई चेंजियांग की सोल पावर अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी और यह उनके लिए सोल रिंग्स हासिल करके लेवल अप करने का सही समय था। ऐसा नहीं था कि चेन चांगफेंग को उनकी परवाह थी। उसकी असली दिलचस्पी उनके पेट में पल रहे बच्चों में थी। सिर्फ उनके गर्भवती होने से ही जब इतना जबरदस्त इनाम मिल सकता था, तो अगर बच्चे सही सलामत पैदा हो गए तो मिलने वाला इनाम कितना असाधारण होगा। और इस दौरान सबसे जरूरी बात यह थी कि हर संभव तरीके से उनकी ताकत बढ़ाई जाए। आखिरकार मां का शरीर जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, उनसे जन्म लेने वाली संतान भी उतनी ही ताकतवर होगी। राजा साहब, ये जीव... अभी किसी ने बात पूरी भी नहीं की थी कि निंग रोंगरोंग के पूछते ही चेन चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए उसे 9 कलर स्पिरिट फॉक्स की तरफ खींचा। फिर वह नीचे घुटनों के बल बैठा और निंग रोंगरोंग के हल्के से उभरे हुए पेट को धीरे से सहलाते हुए बोला, हमारी बेटी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आपको कैसे पता कि बेटी ही होगी? निंग रोंगरोंग का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया और उसने थोड़े नखरे भरे अंदाज में कहा। चेन चांगफेंग ने सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे बेटियां पसंद हैं। तो आपके कहने भर से बेटी थोड़े ही हो जाएगी? ये तो किस्मत पर निर्भर करता है। हमेशा शांत और सख्त रहने वाले भेड़िया राजा के इस अचानक बदले नरम रवैये से निंग रोंगरोंग का दिल पिघल गया। ऐसा लगा जैसे वाकई उस पर कोई जादू चल गया हो, और वह थोड़ी हैरान व खुश थी। चेन चांगफेंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने लगे हाथ झुझुचिंग को भी अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हें भी हिम्मत दिखानी होगी और मेरे लिए एक खूबसूरत बेटी को जन्म देना होगा। मैं मेरे कहने से भी कुछ नहीं होता। चेन चांगफेंग की बात सुनकर झू झूचिंग का मासूम चेहरा भी काफी लाल हो गया और वह हकलाने लगी। वैसे मुझे भी बेटियां ही पसंद हैं। पागल हो गई हैं, ये सब पागल हो चुकी हैं। लियू एरलॉन्ग आंखों के सामने का यह नजारा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह कोई गैर हो। ये तीनों गर्भवती थीं। फिर अचानक उसे ख्याल आया, क्या उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है? जब उसने चेन चांगफेंग की ओर देखा तो उसके चेहरे पर साफ घबराहट छा गई। चेन चांगफेंग ने चलते चलते उस छोटी सफेद लोलिता बाई चिंजियांग के गाल को हल्के से थपथपाया और फिर गुफा में लटकी हुई लियू एरलॉन्ग की तरफ देखा।
ठीक है, मैंने तुम्हारी सोल पावर पर लगा सील अस्थायी रूप से हटा दिया है। इन सोल रिंग्स को सोखने और ऊर्जा को संभालने में कुछ दिन लगेंगे। जियाओ वू की चिंता तुम मत करो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद चेन चांगफेंग ने जियाओ वू की पतली कमर में हाथ डाला और उस खोई खोई व शून्य आंखों वाली लड़की को लेकर गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगा। उसी समय गुफा में फैली बेलें अचानक हरकत में आ गईं और छटपटाती हुई लियू एरलॉन्ग को घसीटते हुए गुफा के अंदर ले जाने लगीं। दरिंदे, तू क्या करना चाहता है? लियू एरलॉन्ग डर के मारे चीख उठी। जियाओ वू को छोड़ दो, उससे कोई नुकसान मत पहुंचाओ। चीखना चिल्लाना बंद करो। चेन चांगफेंग पर उसकी चीख पुकार का कोई असर नहीं हुआ। उसके चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई और वह बोला, जाओ वो तुम्हारी मुंह बोली बेटी है ना? तांग सांड मुझे मारने के लिए हर मुमकिन साजिश रच रहा है, तो हरजाने के तौर पर अगर जाओ वो मेरे बच्चे को जन्म देती है तो इसमें क्या गलत है? क्या बच्चा? लियो एरलॉन्ग की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर से बच्चा? जू जूचिंग, निंग रोंगरोंग और बाई चेंजियांग पहले से ही तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हैं, क्या ये काफी नहीं है? क्या तुम किसी एक को भी नहीं छोड़ोगे? बिल्कुल नहीं। चान चांगफेंग के मन में सिस्टम से मिले पुरस्कारों के बाद ताकत की भूख और बढ़ गई थी। इस ताकत परस्त दुनिया में भले ही अब उसके पास 1 लाख साल की कल्टीवेशन थी, फिर भी वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। ऐसी कई ताकतें थीं जो उसकी जान के लिए खतरा बन सकती थीं। स्टारडॉ जंगल के भयानक जीवों को छोड़ भी दें तो इंसानियत की दुनिया में ही उसकी जान लेने वाले कम नहीं थे, जैसे हाउटियन संप्रदाय, स्प्रिट हॉल और वॉरशिप हॉल वगैरह। यू शियाओगांग के मारे जाने के बाद ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन खानदान तो लगभग खत्म ही हो चुका है ना? चेन चांगफेंग ने लियू एरलॉन्ग की तरफ देखते हुए कहा। अगर यह वंश यहीं खत्म हो गया तो बड़े अफसोस की बात होगी। इसे आगे बढ़ाना ही होगा। भले ही मेरा खून बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हारा ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन वंश भी कमजोर नहीं है। अगर मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूं और तुम मेरे कई बच्चों को जन्म दो तो उनमें से किसी न किसी में तो ब्लू लाइटनिंग ड्रैगन मार्शल सोल आ ही जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। लियू एरलॉन्ग पूरी तरह निराश होकर चीख पड़ी। तुम जो चाहो कहो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। जब उसका चिल्लाना बहुत ज्यादा बढ़ गया तो चेन चांगफेंग चिढ़ गया। उसने हाथ घुमाया और एक बेल से लियू एरलॉन्ग का मुंह कसकर बांध दिया। उसकी बेबस घबराहट भरी आवाजों के अलावा पूरे माहौल में शांति छा गई थी। चेन चांगफेंग ने जियाओवू को बड़े ध्यान से अपने पास खींचा। यह सच था कि खोई खोई सी जियाओवू की आंखें बेहद खाली थीं, लेकिन फिर भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके हल्के घुंघराले बाल और उसके चेहरे की बनावट किसी भी देवी की तुलना में सबसे बेहतरीन थी। चाहे किसी भी कोण से देखो, वह एकदम बेमिसाल लग रही थी। भले ही इस समय उसके पास अपनी आत्मा नहीं थी, लेकिन इस हाल में वह सबसे मासूम और पवित्र दिख रही थी, जिसे देखकर किसी को भी उस पर प्यार और तरस आ जाए। चेन चांगफेंग ने एक ठंडी सांस ली और चेहरे पर बनावटी हमदर्दी जताते हुए कहा, खैर, अगर तुम मुझे ढेर सारे छोटे सफेद खरगोश दे देती हो तो मैं भविष्य में तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। इतना कहते ही जियाओवू की डरी सहमी और बेबस आंखों की परवाह किए बिना चेन चांगफेंग उस पर हावी हो गया। तरस आना अपनी जगह था, लेकिन इस हालत में वह उसे और भी ज्यादा पसंद आ रही थी। इसी बीच स्टार डॉ जंगल के मुख्य केंद्र में तांग सान दो 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स, स्काई अजूर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट ऐप के सामने घुटनों के बल बैठा रो रहा था और जाओ वू के गायब होने की पूरी कहानी सुना रहा था। रोने से क्या फायदा तांग सान? तुम सच में मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। टाइटन जाइंट ऐप अर्मिंग की दहाड़ तांग सान के कानों में गूंज उठी। जाओ वो दीदी ने तुम्हें बचाने के लिए सबसे क्रूर बलिदान की विद्या अपनाई थी। उसने अपना जीवन और अपनी आत्मा दोनों न्यौछावर कर दी और तुम में इतनी हिम्मत है कि यहां आकर कह रहे हो कि तुमने उसे खो दिया। अगर जाओ वो दीदी की सोल रिंग और सोल बोन तुम्हारे पास ना होती तो मैं तुम्हें एक ही थप्पड़ में मार डालता। तांग सांड का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। दोनों बड़े भाइयों, असल में मैं बकवास बंद करो। स्काई अजूर बुल पाइथन द मिंग के नथुनों से गुस्से में हवा के गुब्बार निकले। वह भी तांग सांड को जान से मार देने जितना गुस्से में था। जब तुम स्टार्ड और जंगल छोड़कर जा रहे थे तब तुमने बड़े बड़े दावे किए थे कि तुम कभी ज्याओ वो दीदी से अलग नहीं होगे, कभी नहीं, जब तक कि तुम मर न जाओ। और आज जब ज्याओ वो दीदी गायब हैं और उनके जिंदा होने का भी पता नहीं, तुम किस मुंह से जिंदा घूम रहे हो? ये शब्द तांग सांड के दिल पर सीधे तीर की तरह लगे। तांग सांड को लगा था कि चेन चांगपेंग के हाथों अपमान सहना ही सबसे दर्दनाक था, लेकिन दा मिंग और अर मिंग की बातों ने उसके हौसले को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। तांग सांड का दिमाग फटने की कगार पर था। ठीक उसी समय एक अनहोनी घटी। एक हल्की गूंज के साथ तांग सांड के शरीर पर मौजूद सोल रिंग्स, पीली पीली, बैंगनी, काली काली, लाल में से लाल रंग की सोल रिंग अचानक चमकने लगी। वही 1 लाख साल वाली सोल रिंग जिसका तांग सांड से संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। अगले ही पल उन तीनों की आंखों के सामने जियाओवू की आत्मा उस सोल रिंग से बाहर निकली और धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। एक गुलाबी रोशनी के गोले ने उसकी आत्मा को चारों तरफ से घेर लिया। इस समय हवा में तैरती हुई जियाओवू का पूरा शरीर गुलाबी चमक से भर गया था। रोशनी के उस गोले के अंदर उसका शरीर अनजाने में ही अजीब तरह से ऐंठ और मचल रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी, आंखें बंद थीं और वह बेसुध होकर हवा को गले लगाते हुए रुक रुक कर राजा राजा पुकार रही थी। उसका यह रूप देखकर वह पूरी तरह से बेसुध और कामुक अवस्था में लग रही थी। 1,19,000 के इस खरगोश की स्वाभाविक प्रवृत्तियां इस पल पूरी तरह से बाहर आ चुकी थीं। ज्याओ वो दीदी ये क्या कर रही हैं? टाइटन जाइंट ऐप अर्मिंग हवा में तैरती ज्याओवू की आत्मा को देखकर पूरी तरह हैरान था और उसने अचरज से पूछा। शायद कोई बुरा सपना देख रही होगी। स्काई अजूर बुल पाइथन द मिंग ने थोड़ी चिंता जताते हुए अंदाजा लगाया। आखिर हुआ क्या है ज्याओवू? तांग सांड के चेहरे से रही सही मुस्कान भी गायब हो गई और उसकी जगह बेइंतहा गुस्से और नफरत ने ले ली।
उसने किसी जंगली जानवर की तरह ऐसी जोरदार चीख मारी कि पूरा स्टार्डो जंगल थर्रा उठा। यहां तक कि द मिंग और अर्मिंग भी पल भर के लिए चौंक गए। क्या हुआ, क्या पागल हो गए हो? लेकिन तांग सांड सब समझ चुका था। हवा में दिखता ये नजारा द मिंग के कहे अनुसार कोई बुरा सपना नहीं था। जाओ वू का शरीर और मन पूरी तरह से किसी और के वश में हो चुका था। इस तीसरे और सबसे भयानक सदमे को तांग सांड बर्दाश्त नहीं कर सका और गुस्से के मारे उसके मुंह से खून की उल्टी निकल आई। वह बदहवास होकर गिरने को हो गया। उसकी भयानक चीख इतनी चुभने वाली थी कि उसने हवा में बेसुध तैर रही ज्याओ वू की आत्मा को जबरदस्ती जगा दिया। गुलाबी रोशनी के गोले के अंदर ज्याओ वू ने झटके से अपनी आंखें खोलीं और आसपास की सच्चाई उसके सामने आ गई। भैया! हकीकत में लौटते ही ज्याओ वू की आत्मा के मुंह से चीख निकल गई। अपने शरीर में हो रही अजीब सी हरकतों और एहसासों को महसूस करके वह शर्म से पानी पानी हो गई। भैया, मुझे लगा सपने में आप थे। मेरा असली शरीर इस वक्त कहां है? झाओ वू की आत्मा को लगा था कि वह तांग सांड के साथ है और उसने सोचा था कि अपनी आत्मा को सोल रिंग से निकालकर वह थोड़ी देर के लिए अपने शरीर में लौटकर उसका साथ दे रही है। लेकिन आत्मा के बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि उसका असली शरीर तांग सांड के पास था ही नहीं। मैं बहुत थक गई हूं। इस अनुभव के बाद ज्याओ वू की आत्मा को लगा जैसे उसका पूरा शरीर टूटने लगा हो। यह शारीरिक कमजोरी और थकावट का असर था जो इतना गहरा था कि उसकी आत्मा तक को प्रभावित कर रहा था। नहीं, तांग सांड की आंखें आंसुओं से भर गईं। जाओ वू। अब जाओ वू के पास तांग सांड से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं बची थी। अगले ही पल वह लाल रोशनी के गोले में बदलकर वापस सोल रिंग के अंदर समा गई। लेकिन इसके बावजूद वह बेरंग सी दिख रही सोल रिंग अभी भी बेकाबू होकर कांप रही थी। इसी बीच वुल्फ किंग माउंटेन में पूनम की रात, पूरे चांद की रात ढल चुकी थी। उस पर्वत श्रृंखला के बीच सेवन ट्रेजर्स ग्लेज टाइल गायब हुए लोगों को ढूंढने वाले लोग दिन रात बिना सोए खोजबीन में लगे हुए थे। लेकिन अफसोस कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आखिरकार स्टार्डो जंगल बेहद विशाल था और यह पर्वत श्रृंखला भी हद से ज्यादा बड़ी थी। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 2500 किलोमीटर लंबी थी और स्टार्डो जंगल के 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके में फैली हुई थी। इतने बड़े इलाके में कुछ लोगों को ढूंढना समुद्र में सुई तलाशने जैसा था। उनका मिलना लगभग नामुमकिन ही था। गुफा के मुहाने पर तीनों लड़कियां अभी भी पूरी लगन से अपने सोल रिंग्स को सोखने में लगी हुई थीं, जबकि गुफा के अंदर रोशनी जगमगा रही थी। आज दूसरा दिन हो गया ना, लगता है इस बार बात नहीं बनी। गुफा के अंदर चेन चांगफेंग ने उठकर अंगड़ाई ली और बिस्तर पर पड़ी श्याओ वू की तरफ देखते हुए थोड़ा अफसोस जताया। कल फिर कोशिश करेंगे। क्रिस्टल ब्लड ड्रैगन जिनसिंग से बना यह शरीर थोड़ा कमजोर ही निकला। न कोई आत्मा है, न ही कोई एहसास। लगता है तांग सांड से ज्याओ वू को दोबारा जिंदा करवाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। इतना कहकर चेन चांगफेंग ने हवा में बंधी लियू एरलोंग की तरफ अपनी भूखी नजरें घुमाई। वह मुस्कुराते हुए बोला, एरलोंग टीचर, हे। अब जाकर चेन चांगफेंग ने शांत दिमाग से लियू एरलोंग की खूबसूरती को निहारा। सुडौल कंधे, पतली कमर, लंबा सुंदर कद, निखरा हुआ चेहरा, ढली हुई भौहें और उसकी आंखों की चमक किसी को भी दीवाना बना दे। वह काले रंग के चुस्त लिबास में थी जिसने उसके शानदार शारीरिक बनावट को और उभार दिया था। उसका चेहरा पड़ोस की किसी बड़ी बहन जैसा मासूम दिखता था, लेकिन उसका निखार और रूप एकदम बेदाग था। चेन चांगफेंग की नजरें उस पर टिक गईं। वह बिल्कुल एनीमे के किरदार जैसी दिख रही थी। लियू एरलोंग न सिर्फ देखने में बेहद आकर्षक थी, बल्कि उसका स्वभाव भी उसकी अग्नि आत्मा की तरह काफी गर्म मिजाज था। औ, औ, औ। चेन चांगफेंग की हवस भरी नजरों को देखकर लियू एरलोंग के मुंह से बेबस आवाजें निकल रही थीं और वह बेलों के बीच बुरी तरह छटपटा रही थी। उसके शरीर की इस हलचल के साथ ही उसकी खूबसूरती और सुडौल काया चेन चांगफेंग के सामने और साफ उजागर हो रही थी। काले रंग की उस चुस्त लेदर पैंट ने उसके परफेक्ट फिगर को पूरी तरह से नुमाया कर दिया था। उभारों ने उस काली चुस्त पैंट को इतना कस रखा था कि उसमें एक भी शिकन तक नहीं थी, बल्कि उसकी छटपटाहट के साथ उसमें गजब का खिंचाव और लचक दिख रही थी, जो दिखने में एकदम बेमिसाल थी। लियू एरलोंग बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह चेन चांगफेंग की नजरों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये कैसी नजरें थीं? एक अजीब सी शर्म और गुस्से की लहर पल भर में उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह याद करने लगी कि कैसे कभी वह गोल्डन आयरन ट्रायंगल की खूंखार योद्धा के रूप में सोल बीस्ट के जंगलों में अपना खौफ जमाया करती थी। उस समय यू शियाओगांग से शादी न हो पाने के गम को भुलाने के लिए उसने पूरे जंगल के जीवों का कत्लेआम कर दिया था, जिससे उसका नाम खौफ का दूसरा नाम बन गया था। स्टारडॉ जंगल के ज्यादातर जीव उसे देखते ही दुम दबाकर भाग खड़े होते थे। लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आखिरकार उसका हिसाब किताब चुकाने का वक्त आ ही गया था। किसने सोचा था कि आज वह खुद एक सोल बीस्ट के हाथों लाचार बनकर पकड़ी जाएगी। लियू एरलोंग का मन कर रहा था कि वह मर जाए। उसके पूरे शरीर में एक बेबसी छा गई थी। चेन चांगफेंग ने हाथ के एक इशारे से लियू एरलोंग के मुंह पर बंधी बेल को हटा दिया और शान से टहलता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम क्या करने वाले हो? पास मत आओ। लियू एरलोंग की आंखों में घबराहट की झलक साफ दिख रही थी, लेकिन उसका अड़ियल स्वभाव अब भी कम नहीं हुआ था। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुमने शियाओगांग को मारा है? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे मारना चाहती हो? चेन चांगफेंग ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जरूर, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे बच्चे की मां बनना होगा। तुम सपने देख रहे हो? मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ यू शियाओगांग से प्यार किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक जानवर के बच्चे को जन्म दूंगी? लियू एरलोंग ने अपने दांत भींच लिए। यू शियाओगांग की मौत के बाद वह चेन चांगफेंग को कच्चा चबा जाना चाहती थी। फिर उसके बच्चे को जन्म देने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उसकी अपनी एक इज्जत और जिद थी।
अगर ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन खानदान और यू शियाओगांग की मौत का बदला लेने का जुनून ना होता, तो शायद वह कब की शियाओगांग के पीछे अपनी जान दे चुकी होती। और अगर यह दरिंदा उसके साथ जबरदस्ती करता, तो वह घुटने टेकने के बजाय मरना पसंद करती। तुम यू शियाओगांग से प्यार करती हो, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन अब तो वह मर चुका है। थोड़ा व्यावहारिक बनो। तुम किससे प्यार करती हो, उससे मेरे बच्चे की मां बनने का क्या लेना देना? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन चांगफेंग मुस्कुराया और उसकी मुस्कान बेहद ठंडी थी। लियू एयरलॉन्ग के पास कहने को शब्द नहीं बचे। दरिंदे, क्या तुम भेड़ियों के दिमाग में सिर्फ बच्चे पैदा करने की बात ही चलती है? तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इस जीव से कोई बात करना ही बेकार था। वह कोई दलील सुनने को तैयार ही नहीं था। यह भेड़िया राजा हद से ज्यादा जालिम और दबंग था, और अब वह उसकी शिकार, उसकी कठपुतली और उसकी कैदी बन चुकी थी। भले ही वह इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन क्या उसकी मर्जी की कोई कीमत थी? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम जैसे जानवर के बच्चे को जन्म दूं, तो इससे बेहतर होगा कि तुम मुझे मार डालो। लियो एयरलॉन्ग की कांपती आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह अपनी जान देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गई। मैं तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होने दूंगी। तुमने शियाओगांग को मारा है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अब एक जिंदा लाश बन चुके हो? मैंने तुमसे कहा ना, चाहे तुम मर भी जाओ, तुम्हें मेरे बच्चे की मां बनना ही होगा। चेन चांगफेंग ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। वैसे मुझे समझ आ गया। तुम्हें लगता है कि मैं भविष्य में बीबीआईडीओएनजी के इंतकाम की आग में भस्म हो जाऊंगा, है ना? लेकिन क्या तुम अब यह सोच रही हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे खून का बदला लेगा? तुम तुम तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम्हें ये बातें किसने बताई? लियो एयरलॉन्ग की बंद आंखें झटके से खुल गईं और उसकी पुतलियों में गहरा अविश्वास छा गया। यह भेड़िया राजा न सिर्फ स्प्लिट हॉल के अस्तित्व के बारे में जानता था, बल्कि बीबी दोंग और उनके आपसी रिश्तों से भी पूरी तरह वाकिफ था। यह कैसे मुमकिन था? मुझे तुम्हें टीचर कहकर बुलाना ज्यादा पसंद है। चेन चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए अपनी ठुड्डी सहलाई और बेपरवाही से बोला, बच्चे पैदा करने के अलावा तुम्हें कोई दूसरा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। मरने का ख्याल तो दिमाग से निकाल ही दो। रही बात बदले की, तो उसे बात के लिए छोड़ दो। अब चेन चांगफेंग और बहस नहीं करना चाहता था। उसने हाथ घुमाया और बेलों ने एक बार फिर लियो एयरलॉन्ग का मुंह बंद कर दिया। लियो एयरलॉन्ग की बात गलत नहीं थी। स्प्रिट हॉल की फौज कभी भी आती होगी, और इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना था। किसी भी चीज में देर करने की गुंजाइश नहीं थी। शाओ वू की आत्मा न होने या किसी और वजह से अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई थी, इसलिए अब सिर्फ लियो एयरलॉन्ग के जरिए ही बात को आगे बढ़ाया जा सकता था। भविष्य में सब ठीक हो जाएगा, ये सोचते ही चेन चांगफेंग के एक इशारे पर बेलें हरकत में आईं और लियो एयरलॉन्ग के शरीर को धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगीं। लियो एयरलॉन्ग इस कदर लाचार थी कि वह अपनी जीभ काटकर खुदकुशी तक नहीं कर सकती थी। यह घोर निराशा का एहसास था। अगर तुम कुछ नहीं बोल रही हो, तो मैं इसे तुम्हारी हां समझता हूं। चेन चांगफेंग की क्रूर मुस्कान के साथ लगा जैसे नरक से कोई शैतान बाहर निकल आया हो। इसके बाद आगे जो हुआ वह बेहद सीधा सपाट था। इस तरह की चीजों में पहली बार झिझक होती है, दूसरी बार इंसान आदी हो जाता है। वैसे तो चेन चांगफेंग को हुस्न की कद्र करना आता था, लेकिन वक्त की नजाकत और अपनी ताकत बढ़ाने की मजबूरी के आगे वह मजबूर था। 7वें दिन तक पहुंचते पहुंचते इस कोशिश के कामयाब होने की संभावना 70% तक बढ़ चुकी थी। आखिरकार 7वें दिन वही जानी पहचानी दिव्य यिन यांग ऊर्जा नीचे उतरी। लियो एयरलॉन्ग खाली नजरों से गुफा की छत को घूर रही थी। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही थी, सिर्फ और सिर्फ घोर निराशा। लेकिन जैसे ही वह दिव्य ऊर्जा उसके शरीर में समाई, लियो एयरलॉन्ग की बेजान आंखों में अचानक फिर से जिंदगी की चमक लौट आई। उसकी पूरी काया एक अकल्पनीय बदलाव से गुजरने लगी। यह क्या है? लियो एयरलॉन्ग की पुतलियां मारे डर और हैरानी के सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि उसकी सोल पावर एक हैरान कर देने वाली तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। इस अचानक हुए बदलाव और पावर अप ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। आखिर यह सब क्या हो रहा था? इसी बीच चैन चांगफेंग के दिमाग में लंबे समय से इंतजार में बैठी सिस्टम की आवाज गूंज उठी। उसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। डिंग! मेजबान को बधाई हो, आपने अपनी चौथी और 5वीं संतान की नींव रख दी है। 2 गुना इनाम तैयार किया जा रहा है। अरे बाप रे, 2 तो ठहर गए, जुड़वा बच्चे! सिस्टम का ऐलान सुनते ही चैन चांगफेंग खुशी से झूम उठा। उसने मन ही मन सोचा कि लियो एयरलॉन्ग वाकई गजब की सेहतमंद और उपजाऊ निकली। डिंग! मेजबान को बधाई, आपने दिव्य इन यांग ऊर्जा का लाभ उठाया है। यिन ऊर्जा लियो एयरलॉन्ग में समा गई है। उन्हें 8 लेवल की सोल पावर का बोनस मिला है, जिससे उनका स्तर सीधे सोल डॉलुओ तक पहुंच गया है। साथ ही उनकी फायर ड्रैगन आत्मा विकसित होकर गॉड लेवल स्कारलेट फ्लेम सेक्रेट ड्रैगन बन गई है। डिंग! यांग ऊर्जा मेजबान को मिली है, जिससे 10 गुना बोनस इनाम ट्रिगर हुआ है। इनाम का रूपांतरण चालू है। इनाम 1, रक्त पंक्ति विकास। बधाई हो, मेजबान ने अल्टीमेट डार्कनेस तत्व पर महारत हासिल कर ली है और आप डेवोरिंग वुल्फ एम्परर में विकसित हो गए हैं। इनाम 2, शारीरिक सुधार। मेजबान की सोल बीस्ट कल्टीवेशन में 30,000 साल की बढ़ोतरी की जाती है। इनाम 3, स्किल प्रोग्रेशन। मेजबान को नया सोल स्किल अबिसल स्लैश प्रदान किया जाता है। इनाम 4, स्किल प्रोग्रेशन। मेजबान को नया सोल स्किल अबिसल डिवावर प्रदान किया जाता है। और इनाम 5, डोमेन मास्टरी। मेजबान ने उन अबिसल डोमेन हासिल कर लिया है। सिस्टम प्रोफाइल अपडेट। मेजबान चेन चांगफेंग, प्रजाति सोल बीस्ट, डिवाउरिंग वुल्फ एम्परर।
कल्टीवेशन उम्र 1,37,000 साल, लेवल 95 सुपर दुलुओं के बराबर। स्टेज लॉन्ग लाइफ स्टेज, अंतिम चरण। सोल स्किल्स अबीसल स्लैश अबीसल देवर। डोमेन अबीसल डोमेन, अबीसल स्लैश अत्यंत भयानक, अल्टीमेट डार्कनेस। तत्व वाला विनाशकारी समूह हमला। इसके चलते चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, हजारों खंजर आसमान से बरसते हैं और यह रोशनी से जुड़े हर तत्व को निगल जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह दुश्मन के किसी भी रक्षात्मक कौशल को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। अबीसल देवर, मानसिक नियंत्रण और ऊर्जा निगलने वाला एक भयानक कौशल। इसके इस्तेमाल होते ही दुश्मन जबरदस्ती उस अबीसल डायमेंशन में खींच लिया जाता है जिसका मालिक इस्तेमाल करने वाला खुद होता है। इस आयाम के अंदर दुश्मन अपनी किसी भी सोल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एबीसल डोमेन, यह किसी भी अल्टीमेट डार्कनेस तत्व या डोमेन को बेअसर कर देता है। इस डोमेन के सक्रिय रहते इस्तेमाल करने वाले की मानसिक शक्ति और अल्टीमेट डार्कनेस तत्व की ताकत दोगुनी हो जाती है। सिस्टम के ऐलानों के साथ ही चेन चांगफेंग के शरीर में एक बार फिर बदलाव होने लगा। उसके अंदरूनी कल्टीवेशन के तेजी से बढ़ने के साथ साथ उसका बाहरी रूप भी विकसित हो गया। उसके शरीर की मांसपेशियां नंगी आंखों से साफ फूलती हुई दिखाई दे रही थीं और शरीर पर खून जैसी लाल नसें तैरती हुई ड्रैगन की तरह चमक रही थीं। उसकी पीठ पर मौजूद नीले रंग के बाल अब गहरे लाल रंग में बदल चुके थे और उस गहरे लाल रंग के बीच एक रहस्यमयी नीला हरा साया चमक रहा था जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता। यह उसके अंदर मौजूद रोशनी, लकड़ी और अंधेरे तत्वों का साक्षात रूप था। बहुत बढ़िया, चेन चांगफेंग ने अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करते हुए मन ही मन सोचा। शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। 9 मुख्य तत्वों में से 4 पर महारत हासिल हो चुकी है। इस रफ्तार से चले तो बस 4 और बच्चों की जरूरत है ताकि पूरा चक्र पूरा हो सके। अफसोस कि श्याओ वू की तरफ से अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है। लगता है अब मुझे किसी और औरत की तलाश करनी पड़ेगी। बधाई हो भेड़िया राजा साहब, क्या आपका स्तर एक बार फिर बढ़ गया है? ठीक उसी समय निंग रोंगरोंग, जहां जू जूचिंग और बाई चेंजियांग बाहर से अंदर आईं। अपने अपने सोल रिंग्स को सूखने के बाद तीनों के चेहरों पर एक नया निखार और लाली साफ दिख रही थी। वे तीनों खुशी खुशी आगे बढ़ीं। शायद साथ वक्त बिताने की वजह से दिल में जगह बन गई थी, या फिर चेन चांगफेंग के डर और सहलाने की रणनीति काम कर गई थी, या फिर शायद अपने अपने पेट में पल रहे बच्चों का असर था। निंग रोंगरोंग और जू जोचिंग अब इस जिंदगी की पूरी तरह आदी हो चुकी थीं। उनका रवैया पहले से कहीं ज्यादा नरम और प्यार भरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस कड़वे सच को स्वीकार कर लिया था कि जब तक किस्मत को बदला नहीं जा सकता तब तक कम से कम मासूम बच्चों की खातिर जीना ही होगा। हाँ, कल्टीवेशन बढ़ गया है, लेकिन इसके साथ ही बाहर मुसीबत भी आ पहुंची है। चेन चांगफेंग ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए बेपरवाही से कहा। उसने बिना झिझक के एक तरफ से निंगरोंगरोंग और दूसरी तरफ से झूझूचिंग को अपनी बाहों में समेटा और बिस्तर पर जाकर दोनों को अपनी जांघों के बीच बिठा लिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वे लोग मेरी जान लेने आए हैं तो थोड़ी देर में बाहर जाकर उन सबको ठिकाने लगा दूंगा। चेन चांगफेंग की इन हरकतों का दोनों लड़कियों ने कोई विरोध नहीं किया, मानो वे इसकी आदी हो चुकी थीं। वहीं बाई चेंजियांग भी चुपके से उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई। राजा साहब! निंग रोंगरोंग ने अभी भी बेलों से लटकी हुई लियू एरलोंग की तरफ देखा और 2 सेकंड हिचकिचाने के बाद अपने होंठ हिलाते हुए कहा, एरलोंग टीचर के पेट में अब आपका बच्चा पल रहा है, तो क्या आप उन पर थोड़ी दया करके उन्हें नीचे उतार देंगे? जुचू झूचिंग ने भी मिन्नत भरे अंदाज में सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। क्या? निंग रोंगरोंग की बात सुनते ही लियू एरलोंग ने झटके से अपनी आंखें खोलीं और अविश्वास से उसकी तरफ देखा। रोंगरोंग, तुम ये क्या कह रही हो? मैं उस दरिंदे के बच्चे की मां बनने वाली हूं। निंग रोंगरोंग ने पूरी लगन से सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, एरलोंग टीचर, क्या आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? बच्चा? लियू एरलोंग की आंखें पथरा गईं और उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। इतने कम समय में मुझे भला कैसे कुछ महसूस हो सकता है? नहीं, एरलोंग टीचर, आप गलत समझ रही हैं। जू झूचिंग ने तुरंत सफाई देते हुए कहा। रोंगरोंग अपनी बात सही से कह नहीं पाई। जो भी भेड़िया राजा के बच्चे की मां बनती है, आसमान से एक अद्भुत शक्ति उतरती है। अभी अभी आपके शरीर में जो ताकत समाई है वही आपके गर्भवती होने का सबूत है। जुचू झूचिंग ने सिर हिलाया और चेन चांगफेंग के सीने से सटकर बैठ गई। राजा साहब, आपको भविष्य में हमारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना होगा। चेन चांगफेंग ने लियू एरलोंग की तरफ देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। एरलोंग टीचर एक बहुत अच्छी टीचर है, सचमुच बेहद काबिल। बेफिक्र रहो, मैं बहुत व्यावहारिक भेड़िया हूं। मैं सिर्फ एक ही बात पर भरोसा करता हूं, साथ रहते रहते प्यार हो ही जाता है। तुम सब तो अब एक छोटा सा गिरोह बनती जा रही हो। अपने बच्चों की खातिर मैं यकीनन तुम सबका पूरा ख्याल रखूंगा। इसी बीच वुल्फ किंग माउंटेन के बाहरी इलाके में लोगों का एक समूह तेजी से इकट्ठा हो रहा था। कुल 200 लोगों की 2 टीमें थीं, जिनकी अगुवाई 2 बुजुर्ग कर रहे थे। एक दुबला पतला लंबा बुजुर्ग और दूसरा बेहद विशालकाय व हट्टा कट्टा बुजुर्ग। उस लंबे दुबले बुजुर्ग के काले घने बाल थे और चेहरा चमकदार लाल था, लेकिन उसके हाव भाव बेहद गंभीर और चालाक थे। उसकी गहरी और डरावनी आंखें किसी को भी अंदर तक कांप खंपा देने के लिए काफी थीं। कुल मिलाकर वह देखने में बेहद ठंडे मिजाज का इंसान लगता था। वहीं दूसरा विशालकाय बुजुर्ग बेहद गहरी नजरों वाला था। जब वह खड़ा होता था तो किसी विशाल पर्वत की तरह अडिग और स्थिर नजर आता था। बिना गुस्से के भी उसकी शख्सियत में एक रोब था। भले ही वह उम्रदराज था,
लेकिन उसकी ऊर्जा और सेहत कमाल की थी। इन दोनों बुजुर्गों के पीछे ताकतवर योद्धाओं की फौज खड़ी थी। ये दो टीमें दरअसल अभी अभी आसमान से उतरी दिव्य यिन यांग ऊर्जा से हैरान होकर उस इलाके को घेरने पहुंची थीं। ये तांग संप्रदाय के ब्रेकिंग हॉल और मेडिसिन हॉल के लोग थे। दोनों टीमों के अगवा ब्रेकिंग सोल क्लैन के कबीलेदार यांगवुदी और जाइंट स्ट्रेंथ क्लैन के कबीलेदार टाइटन थे। उनके पीछे उनके कबीले के सबसे काबिल योद्धा मौजूद थे। भाई यांग, ताइतान ने धीमी आवाज में आगाह करते हुए कहा, संप्रदाय के मालिक तांग सांड ने हमें बिना सोचे समझे कोई कदम उठाने से मना किया था। इस वक्त सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के दोनों महान योद्धा यहां मौजूद नहीं हैं। सिर्फ हम दोनों का यूं आगे बढ़ना क्या जल्दबाजी नहीं होगी। ताइतान के पास हालात को समझने की अच्छी समझ थी। कुछ ही दिनों पहले श्रेक एकेडमी के यू शियाओगांग और फ्लैंडर ने दुश्मन को कम आंकने की गलती की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि वे स्टार्डो जंगल में अपनी जान गंवा बैठे। अब जब महाद्वीप की तमाम बड़ी ताकतें और स्प्लिट हॉल स्टार्डो जंगल में अपनी पैठ बना रहे थे, तब श्रेक एकेडमी और सेवन ट्रेजर्स ग्लेज टाइल सेक्ट के ज्यादातर लोग धीरे धीरे वहां से हट चुके थे। वहां सिर्फ तांग संप्रदाय के लोग ही उस भेड़िया राजा की खोज में टिके हुए थे। तांग सांड ने खास तौर पर जोर देकर कहा था कि वह भेड़िया राजा बेहद खतरनाक है, इसलिए उन्होंने सिर्फ सुराग ढूंढने और जानकारी भेजने की हिदायत दी थी। लेकिन इस समय यांग वुदी अपनी मर्जी से सीधे पहाड़ पर धावा बोलने का मन बना चुका था, जिससे ताइतान असमंजस में पड़ गया था। अगर जज्बात के लिहाज से देखें तो चारों एकल विशेषता वाले कबीले आपस में भाइयों की तरह थे। वह यांग वुदी को अकेले खतरे में नहीं धकेल सकता था। ताइतान यह भी अच्छी तरह जानता था कि ब्रेकिंग सोल क्लैन सिर्फ उस युआंग श्यांग चिलो श्यान पिन के लालच में तांग संप्रदाय से जुड़ा था। दिल के किसी कोने में यांग वुदी असल में तांग सांड को ज्यादा कुछ नहीं समझता था। आखिरकार 8 रिंग वाले सोल ग्रैंड मास्टर के रूप में यांग वुदी अकेले ही किसी टाइटल डोलुओ से भिड़ने की ताकत रखता था। अपने कबीले की खातिर किसी मामूली सोल किंग के नीचे काम करना किसी के लिए भी बर्दाश्त के बाहर होता। वहीं अगर तर्क के लिहाज से देखें तो यांग वुदी की बात भी सही थी। वह भेड़िया राजा बेहद शातिर और चालाक था। अगर इस मौके को हाथ से जाने दिया जाता तो न जाने अगली बार वह कब सामने आता। इसलिए तुरंत फैसला लेना बेहद जरूरी था, क्योंकि इतने सारे लोग स्टार्डो जंगल में दिन रात लगातार खोजबीन कर रहे थे, जिसे बर्दाश्त कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी, और वे इस तरह वक्त भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। इसलिए जज्बात और तर्क दोनों ही लिहाज से ताइतान मन ही मन यांग वुदी के फैसले के साथ था। बस वह तांग सांड और तांग हाउ की दी हुई हिदायतों की वजह से झिझक रहा था। ज्यादा मत सोचो बूढ़े कुरिल्ला, क्या तुम वाकई इसी जंगल में अपनी पूरी जिंदगी बिता देना चाहते हो? यांग वुदी ने अपनी सोल स्पीयर को जमीन पर गाड़ते हुए ठंडी नजरों से कहा। हाल ही में इस जंगल के सोल बीस्ट्स लगातार बेकाबू हो रहे हैं, जो यकीनन हम पर पलटवार कर रहे हैं। हमारे कबीले के 10 से ज्यादा लोग पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं बस और मौतें नहीं देखना चाहता। तांग संप्रदाय में हमारे लोग ही हमारी असली ताकत हैं। अगर हम सब मिलकर हमला करेंगे तो भले ही हम उस भेड़िया राजा को मार न पाएं, लेकिन हमारे पास बूढ़े बाई की पोती, उस बच्ची बाय चिंगशियांग को बचाने का पूरा मौका होगा। ताइतान ने 2 सेकंड के लिए सोचा। जैसे ही उसके दिमाग में बूढ़े बाई की पोती बाई छिंजियांग का ख्याल आया, उसके अंदर का गुस्सा और हत्या का जुनून जाग उठा। यांग वुदी की बात सही थी, इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया जा सकता था। चलो, ताइतान ने अपने दांत भींचे और हाथ का इशारा किया। वह और यांग वुदी अपने कबीले के योद्धाओं को लेकर उसी दिशा में आगे बढ़ गए जहां दिव्य यिन यांग ऊर्जा उतरी थी। जब उनकी टोली आंखों से ओझल हो गई, तब पर्वत श्रृंखला के सन्नाटे में से 3 साएं धीरे धीरे बाहर निकल कर आए। वह सोल स्पीयर वाला वही यांग वुदी है ना, जिसने हमारे एल्डर शिशुन और स्नेक लांस को पछाड़ा था? बीबी डोंग ने गायब होते तांग संप्रदाय के लोगों की तरफ ठंडी नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, वही है, क्राइजेंथेमम डोलुओ ने बगल में खड़े होकर बिना किसी झिझक के जवाब दिया। दुनिया वाकई कितनी छोटी है। क्या हमें इस मौके का फायदा उठाकर उसे ठिकाने लगा देना चाहिए? अभी नहीं। चील जब तीतर पर झपटती है तो बाज उसकी घात में रहता है। कोआ कान ले गया देखकर कुएं के पीछे भागने से बेहतर है मौके का इंतजार करना। अभी वे हमारे काम आ सकते हैं, बीबी डोंग ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। उसने अपना राजशाही दंड जमीन पर दे मारा और देखते ही देखते उसके कदमों के नीचे गहरे हरे रंग के जहरीले बादलों की परत फैल गई। जमीन के अंदर से आधे आधे मीटर की चौड़ाई वाली कई जहरीली हरी मकड़ियां रेंगती हुई बाहर निकलने लगीं। ये जहरीली हरी मकड़ियां बीबी डोंग के तीसरे सोल स्किल का हिस्सा थीं, जो जमीन के नीचे की सड़न और जहरीली ऊर्जा को इकट्ठा करके बनाई जाती थीं। ये मकड़ियां हमला करने के अलावा सबसे ज्यादा दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने और इलाके की जासूसी करने के काम आती थीं। कबीलेदार साहब, हॉल मास्टर साहब, यांग वुदी और टाइटन को हवा में ही राख में बदलते देखकर सब सन्न रह गए। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि जब तक बाकी लोग अपनी जुहे गॉड क्रॉसबो तैयार कर पाते, तब तक उनके दोनों हॉल मास्टर्स का नामो निशान मिट चुका था। मेडिसिन हॉल और जाइंट स्ट्रेंथ हॉल के शिष्य पूरी तरह से पागल हो उठे। गुस्से और नफरत ने उनकी सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया था। चलाओ, हमला करो। जुगे गॉड क्रॉसबो से निकले हजारों जहरीले और ताकतवर तीर एक साथ चेन चांगफेंग की तरफ छूटे। अगले ही पल धातु से टकराने की भयानक आवाजें गूंज उठीं। वे तीर चेन चांगफेंग की फौलादी काया पर सिर्फ चिंगारियां ही छोड़ पाए, उसकी चमड़ी को खरोंच तक नहीं आ सकी। इस हमले ने चेन चांगफेंग को बुरी तरह भड़का दिया। उसकी आंखों में दया की जगह जहरीली चमक आ गई और उसका बेरहमी से कत्लेआम करने वाला रूप बाहर आ गया। वो ड्रैगन, डेविल वाइन्स, चेन चांगफेंग की खौफनाक दहाड़ के साथ ही धरती कांपने लगी। जमीन को चीरते हुए अनगिनत बेलें बाहर निकल आईं। बेलों से बनी 7 विशालकाय हरी नीली ड्रैगन्स गरजते हुए उठीं और सीधे उन दोनों हॉल्स के 200 शिष्यों की तरफ झपटीं। जैसे ही वे विशालकाय वुड ड्रैगन्स बाहर आईं, पूरे स्टार्ड और जंगल का माहौल पल भर में बदल गया।
जिंदगी और मौत का एहसास आपस में उलझ गया। अनगिनत पेड़ पौधे और जीव थर थर कांपने लगे। अल्टीमेट वुड एलिमेंट वाली ये खतरनाक बेलें किसी बवंडर की तरह चारों तरफ फैल गईं। चेन चांगफेंग का यह विनाशकारी रूप देखकर बीबी डोंग एक बार फिर हैरान रह गई। इस तरह का भयानक हमला कोई मामूली टाइटल डॉलवो भी सहन नहीं कर सकता था। और तो और इस वुड ड्रैगन के पास एक ऐसी शाही और बेमिसाल ताकत थी जिसे चुनौती देना नामुमकिन था। धमाका! धरती थरथराने लगी, हवा कांप उठी और लोगों के दिलों में घोर दहशत छा गई। हवा में उस ड्रैगन की गुस्सैल दहाड़ गूंज रही थी। वे वुड ड्रैगन स्तांग संप्रदाय के शिष्यों के बीच तबाही मचाने के लिए बिना किसी रुकावट के घुस गईं। मौत का एहसास कराने वाली उस ऊर्जा के निकलते ही पूरे जंगल में चीख पुकार मच गई। लोग दर्द के मारे चिल्लाते हुए सीधे मौत के आगोश में समाने लगे। यह नजारा किसी कुदरती आफत से कम नहीं था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मंजर को देखकर बीबी दोंग, यू ग्वान और गुई मेई किसी पुतले की तरह भौंचक्के खड़े रह गए। खासकर जब उन्होंने जमीन से उगे उन नुकीले कांटों को देखा जिन पर अनगिनत लाशें टंगी हुई थीं, तो उनकी आंखों में बेइंतहा दहशत और अविश्वास छा गया। उनका दिल दहल गया और सिर के बाल खड़े हो गए। यहां तक कि खुद बिबिडोंग के लिए भी इस खौफनाक नजारे को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। जब सब कुछ शांत हुआ तो तांग संप्रदाय के 200 से ज्यादा शिष्य हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके थे। अपनी आखिरी सांस तक वे शायद यह समझ ही नहीं पाए कि उनका सामना किस स्तर के 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट से हुआ था और वह कितना भयानक था। विंड, वुड, लाइट और थंडर, इस भेड़िया राजा के पास चार चार एलिमेंट्स की ताकत है। बीबीडोंग ने अपने होश खोते हुए धीमी आवाज में कहा, यह नामुमकिन है। मुझे यह सोल रिंग हर हाल में चाहिए। यह जीव हद से ज्यादा शक्तिशाली है। बगल में खड़े युए गुआन ने भी थूक घूंटते हुए दबी आवाज में बीबीडोंग से कहा, पोप हुआंग साहिबा, हमें बिना सोचे समझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बीबीडोंग ने दूर खड़े चेन चांगफेंग पर अपनी गहरी नजरें टिका रखी थीं और वह धीरे धीरे अपने आप पर काबू पा रही थी। हम तीनों मिलकर भी शायद अभी इसे आसानी से हरा ना पाए। इसके अलावा श्रेक एकेडमी और 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल सेट के लोग भी आसपास ही हो सकते हैं। अगर हमने अभी हमला किया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। युए गुआन ने पूछा, पोप साहिबा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीबीडोंग ने एक ठंडी हंसी हंसी और कुछ पल सोचने के बाद बोली, चाहे कोई सोल बीस्ट कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सोल पावर एक ना एक दिन खत्म जरूर होती है। युए गुआन, तुम तुरंत स्प्लिट हॉल लौटो और लिंग युआन, सी शुन और स्नेक लैंस को मेरी मदद के लिए भेजो। गुई मेई, तुम किसी तरह इस भेड़िया राजा की खबर श्रेक एकेडमी तक पहुंचाओ। कभी कभी शिकार करने के लिए खुद हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं होती। मैं खुद यहां रहकर इस दरिंदे पर नजर रखूंगी ताकि कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए। जो हुक्म। युए गुआन और गुई मेई ने आदेश माना और देखते ही देखते एक काली और एक पीली रोशनी में बदलकर स्टारडॉ जंगल से गायब हो गए। दो चले गए। चेन चांगफेंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। भले ही वह अभी अभी लड़ाई में लगा हुआ था, लेकिन उसकी मानसिक शक्ति लगातार बीबीडोंग और उसके साथियों की लोकेशन पर टिकी हुई थी। सच कहें तो उसे थोड़ा डर था कि कहीं गुस्से में आकर बीबीडोंग सीधे हमला न कर दे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसने निराश नहीं किया। चेन चांगफेंग की यादों के मुताबिक बीबीडोंग अपने जज्बात में बहने वाली औरत नहीं थी। वह सब्र करने और सही मौके का इंतजार करने में बेहद माहिर थी। चाहे अपने गुरु कियान शुंजी द्वारा अपनी मर्यादा गंवाना हो या लेवल 99 पीक सोल पावर होने के बावजूद रक्षा गॉड ट्रायल की पाबंदियों के कारण तांग हाओ के हाथों मात खाना हो, वह कभी भी आपा नहीं खोती थी, बल्कि सब कुछ सही समय आने पर एक साथ चुकता करने के लिए सहती रहती थी। उसकी इसी अति सावधानी की वजह से उसने आज एक सुनहरा मौका गंवा दिया। चेन चांगफेंग के पास अल्टीमेट डार्कनेस का तुरुप का इक्का था, इसलिए वह शायद अकेले बीबीडोंग से नहीं डरता था, लेकिन साथ में युए गुआन, क्राइसेंथेमम डोलुओ और गुई मेई घोस्ट डोलुओ के होने पर नतीजे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। वह उनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल, टू पोल प्रोहिबिशन डोमेन से थोड़ा हिचकता था। भले ही उसका अबीसल डोमेन हर तरह के डार्कनेस एट्रीब्यूट और डोमेन को बेअसर कर सकता था, लेकिन बिना आजमाए चेन चांगफिंग भी यह दावा नहीं कर सकता था कि यह उस टू पोल प्रोहिबिशन डोमेन पर काम करेगा या नहीं। असल में वह तो अभी किसी भी पल झपट कर झुकान या गुई डॉलुओं में से किसी एक को ढेर करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा था, क्योंकि अगर वे अपना फ्यूजन डोमेन इस्तेमाल न कर पाते तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं रह जाती। ऐसा लगता है कि बीबी दोंग जैसी समझदार औरत उसे जाल में फंसाने की साजिश रच रही थी। अब यहां से अड्डा बदलना, शिफ्ट होना बेहद जरूरी हो गया था, लेकिन जगह बदलने से ठीक पहले उसने अपना इरादा बदल दिया। उसके दिमाग में एक नया विचार आया। चेन चांगफेंग कोई ऐसा इंसान नहीं था जो दूसरों के अत्याचार चुपचाप सह ले। बीबी दोंग बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन वह नहीं। अब जब वह खुद चलकर यहां तक आ ही गई थी, तो क्या उसे अपने बच्चे की मां बनाए बिना जाने देना चाहिए? मौजूदा हालात चौतरफा खतरों से घिरे हुए थे। तांग सान उसे मारने के लिए अपने सारे संसाधन झोंक देगा, जिनमें स्टारडॉ जंगल के वे दो भयानक 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स, 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल सेक्ट और स्पिरिट हॉल शामिल थे। सबने उसे अपना पहला निशाना बना लिया था। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए खुद को लगातार और ताकतवर बनाना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन अब लिउ एरलॉन्ग, जू जूचिंग, निंग रोंगरोंग और बाई चेंजियांग सबके पेट में उसका बच्चा पल रहा था। अब जब एक नई शिकार बीबी दोंग खुद चलकर दरवाजे पर आई थी, तो क्या इस मौके को यूं ही छोड़ देना चाहिए? अगर सिर्फ सीधी ताकत के बल पर मुकाबला किया जाए तो 3 चेन चांगफिंग मिलकर भी बीबीडोंग का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी अल्टीमेट डार्कनेस क्षमता सीधे तौर पर बीबीडोंग को दबा सकती थी। इसके अलावा उसके पास अबिसल डिवॉर जैसा खौफनाक स्किल भी था, तो इस मौके पर दांव लगाना तो बनता था। हालांकि चैन चांगफेंग बेवकूफ नहीं था।
बीबीआई डोंग निंग रोंगरोंग या दूसरों जैसी नहीं थी कि बच्चे के पेट में आते ही उसका रवैया बदल जाए। कभी कियन शुंज ने भी यही सोचा था, और उसका अंजाम क्या हुआ? उसकी एक हड्डी तक नहीं बची। चेन चांगफेंग दूसरा कियान शुंज नहीं बनना चाहता था, इसलिए पहले काम पर ध्यान दिया जाए, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। ये सोचते ही चेन चांगफेंग की नजरें सीधे उस छिपे हुए ठिकाने पर जा टिकी जहां बीबीडोंग छुपी हुई थी। वह हंसते हुए बोला, पोप साहिबा, अब जब आप यहाँ आ ही गई हैं तो यूं छुपने छिपाने का क्या फायदा? बाहर निकलकर थोड़ी बात क्यों नहीं कर लेती? मुझे ढूंढ लिया, ये नामुमकिन है। चान चांगफेंग की नजरों को अपने ऊपर टिकते देख बीबीडोंग का पूरा शरीर कांप उठा। इस दरिंदे की मानसिक शक्ति इतनी जबरदस्त है। मैं 97 लेवल की सुपर डॉलुओ हूं और पीक डॉलुओ बनने से बस एक कदम दूर हूं, फिर भी इसने मुझे ढूंढ निकाला। इसका साफ मतलब है कि इसकी मानसिक शक्ति मुझसे भी कहीं ज्यादा है। बीबीडोंग का अंदाजा बिल्कुल सही था। एक राजा के रूप में देवो और रिंग वुल्फ एम्परर का खून उसके सोल ईटर स्पाइडर एम्परर और डेथ स्पाइडर एम्परर से कहीं ज्यादा ताकतवर था, और यही बात मानसिक शक्ति पर भी लागू होती थी। इसीलिए 97 लेवल की ताकत होने के बावजूद बीबीडोंग उसकी नजर से बच नहीं सकी। यही चेन चांगफेंग का सबसे बड़ा सहारा भी था, वरना वह किस दम पर बीबीडोंग को चुनौती देता। तुम मुझे ढूंढ सकते हो, ये देखकर मुझे वाकई काफी हैरानी हुई। अब जब उसका ठिकाना सामने आ ही चुका था तो बीबीडोंग ने छुपना बेकार समझा। तो इसका मतलब तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ, सब सुन लिया। चेन चांगफेंग ने बेबाकी से मुस्कुराते हुए कहा, पोप साहिबा, आप तो मुझे ठिकाने लगाने का हर मुमकिन रास्ता निकाल रही थीं। सच कहें तो जब चेन चांगफेंग की नजर पहली बार बीबीडोंग पर पड़ी तो उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। बीबीडोंग का हुस्न कमाल का था, रॉयल, संजीदा और बेमिसाल। दुनिया की हर खूबसूरती की मिसाल इस महिला पर सटीक बैठती थी, और उम्र का उस पर कोई असर नहीं दिख रहा था। एक पोप, एक महारानी, किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी है। चैन चांगफेंग की इस बेबाक और भूखी नजर को देखकर बीबीडोंग की भौहें सिकुड़ गईं। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। वह उस नजर का मतलब बखूबी समझती थी। फिर भी वह अपने सामने खड़े इस भेड़िया राजा से काफी चौकस थी। एक ही बार में पावर अटैक टाइप टाइटल डॉलुओ के बराबर ताकत रखने वाले यांग वुदी को राख में बदल देना, यह साबित करने के लिए काफी था कि इस जीव की ताकत 95 लेवल से ऊपर के टाइटल डॉलुओ के बराबर थी। वैसे भी इंसानी टाइटल डॉलुओ और 1,19,000 पुराने सोल बीस्ट के फिजिकल बॉडी और ब्लड लाइन में जमीन आसमान का फर्क होता ही है। भले ही वह खुद इस समय 97 लेवल की थी, लेकिन अभी अभी उसकी दोनों स्पाइडर किंग मार्शल सोल्स का डर झूठ नहीं था। वह सीधे तौर पर एक ताकतवर दबाव था, वरना वह यू शियाओगांग का बदला कब का ले चुकी होती। किसने कहा था कि यह भेड़िया राजा जख्मी है? यह तो तांग सांड का बिछाया हुआ जाल था, ताकि वह स्पिरिट हॉल की ताकत का इस्तेमाल करके बहती गंगा में हाथ धो सके। लेकिन सतर्क होने का मतलब डरना नहीं था। अगर सच में जंग छिड़ती तो ज्यादा से ज्यादा बात बराबरी पर छूटती। यहां तक कि बीबीडोंग के पास चेन चांगफेंग को मार गिराने का 30% मौका था। आखिरकार वह राक्षस देव की उत्तराधिकारी थी। बस बात इतनी थी कि इसके लिए उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इस वक्त जुकान और गुई डॉलुओं को उसने खुद दूर भेज दिया था, और पर्वत श्रृंखला के बाहर श्रेक एकेडमी व 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के लोग घात लगाए बैठे थे। अगर वह जान की बाजी लगा भी देती तो अंजाम क्या होता यह साफ था। इसलिए बीबीडोंग समझदार थी और हर कदम सोच समझकर उठा रही थी। देख लिया जितना देखना था, बीबीडोंग ने एक ठंडी हुंकार भरी। सच कहें तो चेन चांगफेंग की नजरों से वह मन ही मन थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। उसने कड़े स्वर में कहा, तुमने उन लोगों को मारा जिन्हें तुम्हें नहीं मारना चाहिए था, इसलिए तुम्हारी जान मैं खुद अपने हाथों से लूंगी। मैं मानती हूं कि आज मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो जाओ। तुम्हें कुछ दिन और जीने की मोहलत दी। लेकिन अगर तुमने मुझे ढूंढ भी लिया तो क्या? मैं अगर यहां से जाना चाहूं तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। वाह, एक असली महारानी वाला अंदाज, एकदम लाजवाब। बीबीडोंग के इस तेवर ने चेन चांगफेंग के दिल में उसकी कद्र और बढ़ा दी। लेकिन जब तुम यहां तक आ ही गई हो तो तुम्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दिया जाए? क्या तुम वाकई यूं ही चली जाओगी? बीबीडोंग ने अपनी भौहें समेटते हुए पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो मुझे मारने आई थी। अगर मैं तुम्हें यूं ही सही सलामत जाने दूं तो मेरी इज्जत का क्या होगा? चेन चांगफेंग अपनी नजरें बीबीडोंग के पूरे शरीर पर घुमाते हुए ठंडी हंसी हंसा और बोला, अब मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूं। पहला, स्टार्ट हो जंगल और मेरे सामने घुटने टेक दो। और दूसरा, मैं तुम्हें सीधे उस मरे हुए अभागे यू शियाओगांग के पास भेज देता हूं। क्या चुनना चाहती हो, ये तुम खुद तय कर लो। उकसाना? हाँ, ये सीधा उकसावा ही था। चेन चांगफेंग अच्छी तरह जानता था कि शांत और ठंडे दिमाग वाली बीबीडोंग के सुरक्षा कवच में कोई दरार नहीं थी। इसलिए उसके डिफेंस को तोड़ ढाने के लिए सबसे पहले उसके दिमाग पर वार करना जरूरी था। बीबीडोंग बाहर से जितनी कोमल लगती थी, अंदर से उतनी ही सख्त और स्वाभिमानी थी। उसका गर्व किसी भी सूरत में खुद को किसी के नीचे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यहां तो सामने एक सोल बीस्ट था। मामूली उकसावे से बीबीडोंग का आपा खोना नामुमकिन था, लेकिन उसमें जैसे ही यू शियाओगांग का नाम जुड़ा, उसके सब्र का बांध टूटने लगा। बीबीडोंग को लगा कि उसकी गरिमा और ताकत को खुलेआम चुनौती दी जा रही है। उसके हाथों ने राजशाही दंड को इतनी जोर से भींच लिया कि उसकी गोरी उंगलियां सफेद पड़ गईं। खासकर शियाओगांग का नाम सुनते ही उसके दिल में बेकाबू गुस्से की आग भड़क उठी। भले ही उसके मन में यह सवाल कौंध रहा था कि यह भेड़िया राजा उसके और शियाओगांग के अतीत के बारे में इतना सब कैसे जानता है, लेकिन इस वक्त वह सोचने की हालत में नहीं थी। यूं शियाओगांग उसका सबसे नाजुक पहलू था। इसी पल बीबीडोंग का सब्र पूरी तरह जवाब दे गया। अपनी मौत को दावत दे रहे हो तुम? शब्द मुंह से निकलते ही पीला बैंगनी काला 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 लाल 9 विशालकाय सोल रिंग्स बिना किसी तर्क के बीबीडोंग के कदमों के नीचे से उठने लगे। उसकी डेथ स्पाइडर एम्परर आत्मा पल भर में प्रकट हो गई। चेन चांगफेंग ने अपनी भौहें उठाईं। उसके चेहरे पर ऐसी रंगत थी मानो उसकी घड़ी हुई चाल बिल्कुल सही बैठ गई हो।
बीबीडोंग की डेथ स्पाइडर एम्परर आत्मा का खौफनाक दबाव महसूस करते ही उसकी अपनी डिवॉरिंग वुल्फ एम्परर की सोई हुई ताकत एक बार फिर जाग उठी। लगभग 1,50,000 साल पुरानी उस ताकत के बेमिसाल दबाव ने पल भर में चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। उसके कदमों के नीचे 100 मीटर के दायरे में मौजूद झील का पानी उस दबाव से नीचे धंस गया और वहां पानी का एक खाली गुब्बारा बन गया, जिससे झील के तल की रेत और पत्थर साफ दिखाई देने लगे। उसकी शाही और डरावनी ताकत सीधे आसमान को चीरती हुई उठी। इसी पल चेन चांगफेंग के शरीर के लाल बाल बदलकर गहरे काले लाल रंग के हो गए और उसकी वे दो गहरी आंखें किसी अथाह खाई जैसी नजर आने लगीं। जैसे ही उसके अंदर से अल्टीमेट डार्कनेस तत्व बाहर निकला, बीबीडोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में भयानक अविश्वास छा गया। अभी हमला शुरू भी नहीं हुआ था कि बीबीडोंग को एक ऐसा दबाव महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं झेला था। तो इसीलिए इसमें मुझे उकसाने की हिम्मत थी। इस दरिंदे के पास अभी भी अपना असली तुरुप का इक्का बाकी था, अल्टीमेट डार्कनेस, मेरी डेथ स्पाइडर एम्परर और सोल ईटर स्पाइडर एम्परर। आत्माएं जिस खौफ और दबाव का एहसास कर रही थीं, उसकी वजह यही तत्व था। यह एहसास होते ही बीबीडोंग का दिमाग और दिल दहल उठा, फट गया और वह बेख्तियार चिल्ला उठी। तुम्हारे पास 5-5 तत्व एट्रीब्यूट्स हैं, यह नामुमकिन है। डॉलुओं के इतिहास में आज तक स्टारडॉ जंगल में 5 तत्वों वाला कोई सोल बीस्ट पैदा नहीं हुआ था। 4 तत्वों वाला सिर्फ एक ही दुर्लभ जीव दर्ज था, अनमोची शेंगुओ, जिसके पास दुष्टता, बिजली, हवा और शारीरिक ताकत जैसे 4 तत्व थे और जो लगभग विलुप्त हो चुका था। बीबीडोंग ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह भेड़िया राजा उससे भी कहीं ज्यादा सिरफिरा और खौफनाक निकलेगा। इसके पास पूरे पांचों के पांचों मुख्य तत्व मौजूद थे। बीबीडोंग अंदर तक हिल गई। इस मोड़ पर उसके दिल में पीछे हटने का ख्याल तक आने लगा। आखिर उसने इस जीव को बहुत हल्का ले लिया था। और तो और सामने से आ रही उस अथाह खाई जैसी डरावनी डार्कनेस ऊर्जा ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वह खुद उस गॉड रेल्म के सबसे करीब थी, इसलिए वह उस दिव्य एहसास को अच्छी तरह पहचानती थी। इस ऊर्जा में उस देव शक्ति का अंश था, इसमें कोई शक नहीं था। बीबीडोंग का शरीर झटका खाकर नीचे झुका और उसकी पीठ व छाती पर बैगनी काली सख्त खाल तेजी से फैलने लगी। पल भर में वह एक विशालकाय मकड़ी के रूप में बदल गई। उसकी 8 टांगों पर मौजूद हरे बाल बैंगनी रंग में बदल गए और उसके पूरे शरीर से हल्की बैंगनी रोशनी फूटने लगी। उस बैंगनी रोशनी के छूते ही आसपास की हवा झलकर पीली पड़ गई और पैरों तले मौजूद सारे पेड़ पौधे झुलस कर राख हो गए। यह बीबीडोंग का मार्शल सोल ट्रू फॉर्म डेथ स्पाइडर एम्परर था। भले ही बीबीडोंग का दिल घबरा रहा था, लेकिन वह चेन चांगफेंग के इस जानलेवा हमले को हल्का लेने की गलती नहीं कर सकती थी। उसके शरीर से भयानक बैंगनी रोशनी का सैलाब निकला और पल भर में उसका डेथ डोमेन चारों तरफ फैल गया। डेथ स्पाइडर एम्परर के इस ईश्वरीय डोमेन का असर बेहद खतरनाक था। यह खुद बीबीडोंग के सभी गुणों को 10% बढ़ा देता था, जबकि दुश्मन के सभी गुणों को 20% तक गिरा देता था। साथ ही यह एक मानसिक दबाव पैदा करता था, जिससे बीबीडोंग की अपनी मानसिक शक्ति 20% बढ़ जाती थी और दुश्मन की मानसिक शक्ति 20% कम हो जाती थी। डोमेन थोड़ा दिलचस्प है। चेन चांगफेंग के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। अगले ही पल उसका अबीसल डोमेन बाहर निकला। अबीसल डोमेन किसी भी डार्कनेस तत्व या विरोधी डोमेन को पूरी तरह बेअसर कर देता था और इसके सक्रिय रहते इस्तेमाल करने वाले की मानसिक शक्ति व डार्कनेस ताकत दोगुनी हो जाती थी। जैसे ही बीबीडोंग की बैंगनी रोशनी फैलने लगी, चेन चांगफेंग के अबीसल डोमेन की काली रोशनी ने उसे पूरी तरह निगल लिया। यह देखकर बीबीडोंग का दिमाग चकरा गया। उसका वह बेमिसाल डोमेन इस काली रोशनी के आगे पूरी तरह नाकाम साबित हो चुका था। कितना जहर फैला रही हो, मेरे जंगल का माहौल खराब कर दिया, चेन चांगफेंग ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल धरती थरथरा उठी। कई विशालकाय वुड ड्रैगन्स सीधे उस डेथ स्पाइडर एम्परर बने, बीबीडोंग के पैरों तले जमीन को चीरते हुए बाहर निकल आए। बेवकूफी, जब तुम्हें पता है कि मेरी डेथ स्पाइडर एम्परर आत्मा, लकड़ी और पेड़ पौधों के हर तत्व को खा जाती है और पेड़ पौधों से बने किसी भी तत्व को खत्म कर देती है, फिर भी तुम मुझ पर यह हमला कर रहे हो? बीबीडोंग ने एक ठंडी हुंकार भरी। अपने डेथ स्पाइडर एम्परर रूप और डेथ डोमेन के सहारे उसने अपनी चौथी काली सोल रिंग को चमकाया और अपनी सुरक्षात्मक स्किल थॉर्न स्पाइडर आर्मर को सक्रिय कर दिया। 1-1 मीटर से ज्यादा लंबे बैंगनी काले नुकीले कांटे बीबीडोंग के शरीर के हर हिस्से पर उगाए और उसकी बैंगनी पंखों वाली ढाल बेहद मोटी और मजबूत हो गई। धमाका! जैसे ही वह वुड ड्रैगन बीबीडोंग के थॉर्न स्पाइडर आर्मर से टकराया, उसे लगा मानो उसका शरीर उस भयानक बेल द्वारा निगला जा रहा हो। उस टक्कर के खौफनाक झटके ने उसे हवा में उड़ा ही दिया था। इसके बावजूद उसने पूरे हमले के दबाव को झेला। उसकी मौत का एहसास कराने वाली जहरीली ऊर्जा फूटी और चीरने जैसी आवाजों के साथ डेथ स्पाइडर एम्परर का तेज सड़न और सड़ने वाला असर काम करने लगा। वे वुड ड्रैगन्स तेजी से मुरझाने लगे और सड़कर पूरी तरह गायब हो गए, जिससे हवा में जलने और झुलसने की बदबू फैल गई। नहीं, ये कोई मामूली पौधा नहीं है, ये जहरीला है। हमला झेलने के तुरंत बाद बीबीडोंग के मुंह से अचानक एक चीख निकल गई। उसने महसूस किया कि उसके निचले पेट में रहस्यमयी जलन और आग भड़क उठी थी। उसने तुरंत अपना पेट सिकोड़ा और अपनी पूरी सोल पावर झोंककर उस भड़कती आग को फैलने से रोकने की कोशिश की। तुम नीच दरिंदे, तुम वाकई बेहद चालाक और जहरीले हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर चाल चलो। बीबीडोंग बुरी तरह घबरा गई। उसे समझ आ गया कि वह झांसे में आ चुकी है। वे वुड ड्रैगन्स तो बस उसका ध्यान भटकाने का एक बहाना थे ताकि उसका दिमाग भटक जाए। लोग सही कहते थे कि यह भेड़िया राजा बेहद शातिर है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह जहर देने की चाल भी चलेगा, और वह भी इस तरह की कामुक अग्नि वाला जहर। यह जहर इस लड़ाई में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था।
अब यह जंग आगे नहीं लड़ी जा सकती थी। उसे हर हाल में यहां से भागने का रास्ता ढूंढना था। चालाक और नीच, चेन चांगफेंग हंस पड़ा। क्या शरीफ और सीधा बनने से जान बच जाती है? तुम मुझे मारने आई थी, तो क्या तुम चाहती थी कि मैं खुद चलकर तुम्हें अपनी सोल रिंग और सोल बोन सौंप दूं? इस बीच बीबी दोंग का शरीर अंदर ही अंदर सुलगने लगा और उसकी आंखें धुंधली होकर गुलाबी रंग में बदलने लगीं। उसके अंदर अपने कपड़े फाड़ फेंकने का उग्र जज्बा जागने लगा। लेकिन आखिर वह एक सुपर डॉलुओ थी। भले ही जहर उसके दिमाग और नसों पर तेजी से हावी हो रहा था, फिर भी उसकी वर्षों की इच्छा शक्ति और संयम ने उसे अपनी जगह पर थामे रखा। वह अपनी अंदरूनी आग को दबाने की पागलों जैसी कोशिश कर रही थी। बीबी दोंग को आखिरकार समझ आ गया था कि मामला कितना संगीन हो चुका था, कि गंभीरता का अंदाजा उसे हो चुका था। वह जीव इंसान की हर कमजोरी को अच्छी तरह जानता था, इसलिए यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना ही समझदारी थी। लेकिन आखिर बीबी दोंग तो बीबी दोंग ही थी। भले ही उसका मन घबरा रहा था, लेकिन उसके हाव भाव बेहद शांत और कड़े थे। पलक झपकते ही उसकी छठी सोल रिंग चमक उठी और बेहिसाब बैंगनी रोशनी उस अबीसल डोमेन के भीतर उसकी डेथ स्पाइडर थॉर्न स्किल में तब्दील हो गई। यह उसकी डेथ स्पाइडर एम्परर आत्मा का दूसरा सबसे खौफनाक एकल हमला था। बीबीदोंग के इस घबराहट में किए गए हमले को देखकर चेन चांगफेंग के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट तैर गई। उसने बस अपना हाथ घुमाया और अल्टीमेट विंड की एक खौफनाक किरण छोड़ दी, विंड ब्लेड। अगले ही पल बीबीदोंग ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसकी आंखें फाड़ दी। हवा में उस विंड ब्लेड के छूटते ही आसपास का स्पेस हल्का सा चीरता हुआ सा महसूस हुआ। जैसे ही वो ब्लेड बीबीदोंग के डेथ स्पाइडर थॉर्न की उफनती बैंगनी रोशनी से टकराया, उसने उस हमले को बीचों बीच से दो टुकड़ों में चीर कर रख दिया। वह भयानक बैंगनी रोशनी का हमला बिखरकर हवा में दोनों तरफ छिटक गया, जबकि वह विंड ब्लेड बिना अपनी रफ्तार और तेजी खोए सीधे बीबीदोंग की तरफ बढ़ता रहा। कितना खौफनाक हमला है! यह नजारा देखते ही बीबीदोंग की धड़कनें तेज हो गईं और उसके सिर के बाल खड़े हो गए। इस पल उसे पहली बार चेन चांगफेंग की असली ताकत का एहसास हुआ। वह बस एक मामूली सा विंड ब्लेड था, उसमें कोई बड़ा तामझाम नहीं था, लेकिन उस साधारण से हमले में एक ऐसी ताकत थी जिसे रोकना नामुमकिन लग रहा था। क्या बात है, क्या विंड ब्लेड है! अल्टीमेट विंड एट्रीब्यूट! यह ख्याल बीबीदोंग के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। धमाका! आखिरकार वह विंड ब्लेड सीधे बीबीदोंग से जा टकराया। तबाही मच गई। उस जबरदस्त हमले को रोकने के लिए बीबीदोंग को अपनी मकड़ी वाली टांगों का सहारा लेना पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी डेथ स्पाइडर एम्परर काया हवा में 3 कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गई। उसकी मकड़ी की टांगें कांप उठीं और उसके सीने में अंदर तक हलचल मच गई। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि इस भेड़िया राजा से अकेले भिड़ने का उसका फैसला कितना बेवकूफी भरा था। दूसरी तरफ चेन चांगफेंग को भी थोड़ा अचरज हुआ। क्या बीबीदोंग ने अभी तक राक्षस देव की परीक्षा स्वीकार नहीं की है? उसकी ताकत अभी सिर्फ 97वें लेवल के आसपास ही है। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। यह तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन सोचे तो बात सही भी है। बीबीदोंग तो कियान रेनशुए की गॉड ट्रायल से उकसाए जाने के बाद ही सीक्रेट रेल में जाकर रक्षा गॉड की ताकत पाने का फैसला करती है। इस वक्त तो वह स्पिरिट एम्पायर की स्थापना की तैयारियों में लगी हुई थी। बीबीदोंग हर काम परफेक्ट चाहती थी, इसलिए देव परीक्षा स्वीकार करने से पहले वह अपनी दूसरी आत्मा सोल आइटर स्पाइडर एम्परर की सभी सोल रिंग्स को पूरा भर लेना चाहती थी। जब तक चेन चांगफेंग सोच ही रहा था, बीबीदोंग ने उसी मौके का फायदा उठाया। उस विंड ब्लेड के धक्के का इस्तेमाल करते हुए वह तुरंत मुड़ी और एक चमकती हुई रोशनी की तरह स्टार्डो जंगल की गहराइयों की तरफ तेजी से भाग निकली। भागना चाहती हूं। चेन चांगफेंग की भौहें तन गईं। अगले ही पल वह हवा में गायब होकर उसके पीछे झपटा। इतनी मुश्किल से तो बीबीदोंग की असली ताकत का पता चला था, अब उसे यूं ही हाथ से कैसे जाने दिया जा सकता था। उसके चंगुल से भाग निकलना नामुमकिन था। अगले ही पल चेन चांगफेंग ने अपना विंड गॉड डोमेन खोल दिया और तूफानी रफ्तार से उसका पीछा करने लगा। वैसे मानना पड़ेगा, 8 टांगों वाली स्पाइडर रूप में बीबीदोंग किसी 4 टांग वाले जानवर से भी ज्यादा तेजी से भाग रही थी। अपनी मार्शल सोल ट्रू फॉर्म स्थिति में वह भारी होने के बजाय किसी साए की तरह जंगल के बीच से रेंगती हुई निकल रही थी। दूसरी तरफ चेन चांगफेंग का विशाल रूप जिस रास्ते से गुजर रहा था, वहां कई मीटर ऊंचे पेड़ उसके कदमों तले पिसकर धूल बन रहे थे। वह सबसे छोटे सीधे रास्ते से बीबीदोंग पर झपट रहा था। लानत है, इसकी रफ्तार इतनी तेज है। बीबीदोंग का दिल घबराहट से दहल उठा। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह इस अल्टीमेट विंड क्षमता वाले भेड़िया राजा को पीछे नहीं छोड़ पा रही थी। ऊपर से वह हवा में उड़ भी सकता था। उसने वाकई इसे कम आंकने की गलती कर दी थी। बीबीदोंग, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। तुम जितना भागोगी मुझे उतना ही मजा आएगा। चैन चांगफेंग की आवाज सीधे उसके पीछे से गूंजी। इससे बेहतर है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो और हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा गहराई से जान लें। शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। नीच दरिंदे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरती हूं? सोल ईटर स्पाइडर एम्परर ट्रू फॉर्म। बीबीदोंग मन ही मन गरजी और उसने अचानक अपने कदम रोक दिए। चेन चांगफेंग की बात सही थी, वह भाग नहीं सकती थी। अब जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसे अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करना ही था। बीबीदोंग अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। उसकी काया पर चढ़ा बैंगनी काला कवच तेजी से गायब होने लगा। पलक झपकते ही वह अपने पहले वाले शाही और खूबसूरत रूप में लौट आई। उसके माथे पर मकड़ी के जाले जैसी बैंगनी काली नसें चमकने लगीं। इसके तुरंत बाद उसके शरीर के चारों तरफ का डोमेन एक बार फिर फैलने लगा और साथ ही बीबीदोंग का शरीर भी बदलने लगा। उसके माथे की वह मकड़ी का जाले जैसी नसें पल भर में गहरे हरे रंग में बदल गईं और उसके शरीर से एक चमकदार गहरा हरा नूर फैलने लगा। इस बार उसकी टांगों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी पीठ पर गहरे हरे रंग की 3 जोड़ियां 6 टांगें निकल आईं और उसके दोनों हाथ भी उसी तरह के गहरे हरे लंबे बालों से ढक गए।
उसका निचला धड़ पूरी तरह गहरे हरे रंग की रोशनी से घिर गया। काला 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 लाल लाल 7 विशालकाय सोल रिंग्स उसके शरीर पर तरतीब से जाहिर हो गए। उसकी यह दूसरी आत्मा 100 लीटर स्पाइडर एम्परर थी। जाहिर है कि ये सोल रिंग्स उसने अपनी पहली आत्मा के 9 रिंग्स पूरे करने के बाद हासिल किए थे, इसलिए इसकी पहली रिंग भी कम से कम 50,000 साल पुरानी थी। आत्मा के प्रकट होते ही बीबीडोंग की पहली सोल रिंग चमक उठी। उसकी पीठ की 6 टांगें और हाथ की तरह बनी 2 टांगें आठों एक साथ उसके सीने के आगे इकट्ठी हो गईं। आठों नुकीले सिरे हवा में एक बिंदु पर मिले और पहली रिंग के चमकते ही गहरे हरे रंग की एक जबरदस्त रोशनी फूटी। आठों टांगों ने एक साथ ऊपर उठकर हवा में आधे चांद के आकार के 8 खौफनाक ब्लेड छोड़ दिए। हाफ मून। ये हमला किसी आम टाइटल डोलुओ की जान लेने के लिए काफी था, और 97 लेवल की सुपर डोलुओ बीबीडोंग के हाथों निकला। ये हमला कितना भयानक होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। आठों आधे चांद के ब्लेड तेजी से सीधे चेन चांगफेंग के चेहरे की तरफ लपके। अरे वाह पोप साहिबा, आप तो धोखे से हमला कर रही हैं, ये तो नाइंसाफी है। चेन चांगफेंग की रफ्तार जरा भी कम नहीं हुई। उन आठों ब्लेडों को अपनी तरफ आते देख उसने अपना मुंह खोला और खुद एक विशालकाय हाफ मून ब्लेड बाहर छोड़ दिया। डार्क हाफ मून बनाम ब्राइट हाफ मून। बीबीडोंग का हमला तो अंधेरे और झर से भरा था। अगले ही पल एक भयानक चीरने वाली आवाज गूंजी। बीबीडोंग की फटी रह गई आंखों के सामने उसके आठों ब्लेड चेन चांगफेंग के उस एक ही हमले से टकराकर एक एक करके हवा में ही धमाके के साथ फट गए। 100 मीटर के दायरे में मौजूद सारे पेड़ पौधे उस धमाके से उखड़ गए। चेन चांगफेंग का वह हाफ मून ब्लेड बिना अपनी ताकत खोए आठों हमलों को चीरता हुआ सीधे बीबीडोंग की तरफ बढ़ता चला आया। ये कैसे मुमकिन है? ये तो अल्टीमेट लाइट एट्रीब्यूट है। ये एंजल गॉड की रोशनी से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। रोशनी का वह हमला बीबीडोंग की आंखों में छा गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन वह यूं ही अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसकी 100 लीटर स्पाइडर एम्परर की छठी सोल रिंग पल भर में चमकी। छठी स्किल एटर्नल वंड। उसके 2 जमुर्रत जैसे विशाल हाथ एक साथ उठे और हवा में एक दूसरे को काटते हुए आगे की तरफ झपट पड़े। हवा में हरे रंग का एक विशालकाय एक्स का निशान बन गया। अब बीबीडोंग सीधे जान लेने पर उतारू हो चुकी थी। एटर्नल वुंड बीबीडोंग के सबसे खौफनाक और बेरहम एकल हमलों में से एक था। इसके आगे शारीरिक सुरक्षा पूरी तरह बेकार साबित होती थी और ऊर्जा सुरक्षा भी 50% तक कम हो जाती थी। एक बार यह हमला शरीर पर लग जाए तो इसका जहर और घाव शरीर में बिना रुके फैलता ही जाता था। इससे बचने का एकमात्र तरीका अपनी पूरी सोल पावर को झोंकना था और अंत में इंसान अपनी पूरी शक्ति खत्म होने के बाद तड़प तड़प कर दम तोड़ देता था। दोनों विशालकाय ऊर्जा के हमले हवा में आपस में टकराए। धमाका। एक भारी और खौफनाक आवाज के साथ दोनों शक्तियां एक दूसरे को नष्ट करते हुए हवा में गायब हो गईं। लेकिन चूंकि धमाके का केंद्र बीबीडोंग के बहुत पास था, उस जबरदस्त धक्के की वजह से उसका शरीर पीछे की तरफ कई कदम खिसक गया। तब जाकर वह खुद को संभाल पाई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि चेन चांगफेंग के अल्टीमेट लाइट वाले हाफ मून की ताकत कितनी भयावह थी। बीबीडोंग मन ही मन पूरी तरह टूट चुकी थी। यह भेड़िया राजा हद से ज्यादा ताकतवर था। इसके हर एक हमले को रोकने के लिए उसे अपने 2-2 सोल स्किल्स इस्तेमाल करने पड़ रहे थे, और वह भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर। इस जीव का ब्लड लाइन इतना ताकतवर था कि इसने जंगल के राजा कहे जाने वाले टाइटैनिक जाइंट एप और अजूर बुल पाइथन को भी पीछे छोड़ दिया था। रोशनी, बिजली, हवा, लकड़ी और अंधेरा, 5-5 तत्व, और वे भी सब अल्टीमेट स्तर के। भला इस ताकत से कोई कैसे लड़ सकता था? जब तक वह 98 लेवल की सुपर डोलुओ न बन जाए या फिर रक्षा गॉड की परीक्षा पूरी न कर ले, तब तक इस जीव का बाल भी बांका करना नामुमकिन था। और तो और, अब तो उसके सामने सवाल यह था कि क्या वह यहां से जिंदा बचकर निकल भी पाएगी या नहीं। हा हा हा, क्या हुआ? अब भागना बंद कर दिया? बीबीडोंग की आंखों में छाए डर और अचरज को देखकर चेन चांगफेंग के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। क्या इरादा बदल लिया? तुम आखिर चाहते क्या हो? बीबीडोंग का पहले वाला सारा रोब और अकड़ हवा हो चुका था। उसकी जगह अब एक बेबस और गिड़गिड़ाने वाली आवाज ने ले ली थी। मैं अपनी कही बातें वापस लेती हूँ। अगर तुम मुझे यहां से जाने दो तो मैं वादा करती हूँ कि स्प्रिट हॉल फिर कभी तुम्हारे इस भेड़िया राजा के इलाके में कदम नहीं रखेगा। चेन चांगफेंग ने अपनी भौहें उठाई और मन ही मन हंसा। बच्चों को उल्लू बना रही हो क्या? बीबीडोंग का यह वादा कौड़ी के भाव का भी नहीं था। उसकी फितरत बदला लेने की थी, और वह आज नहीं तो कल अपने वादे से जरूर मुकर जाती। और सबसे बड़ी बात, क्या चेन चांगफेंग सिर्फ यही चाहता था? तुम्हें यहां से जाने देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दबाजी किस बात की? अब जब तुम आ ही गई हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरी गुफा तक चलो। मैं बादल के गरजने की भयानक आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठी। जहां से भी वह तेज रोशनी गुजरी, वहां हवा में एक गहरा लाल और भूरा सा खौफनाक गैप बन गया। वह हमला हवा में ही फटने लगा और हरी रोशनी के टुकड़ों में बिखर कर गायब हो गया। सोल पावर के उल्टा वार करने से बीबीडोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उस जबरदस्त धक्के की वजह से उसके गले में खून का स्वाद आ गया और उसने मुंह से खून की उल्टी कर दी। उसका दिल दहशत से कांप उठा, लेकिन इस वक्त सबसे जरूरी था अपनी भागने की रफ्तार बढ़ाना। बस कुछ ही मील दूर इंसानियत की दुनिया है। अगर मैं स्टार्ड और जंगल की सीमा पार कर गई तो मेरी जान बच जाएगी। मुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, बिल्कुल भी नहीं। बीबीडोंग अपने आसपास पीछे छूटते पेड़ों को देखकर मन ही मन खुद को ढांढस बंधा रही थी। धमाका। लेकिन तभी वही हुआ जिसका डर था। बीबीडोंग की उम्मीदें धर की धरी रह गईं। सपने जितने हसीन थे, हकीकत उतनी ही कड़वी निकली। जैसे ही उसे जंगल का किनारा दिखने ही वाला था, सिर के ऊपर का आसमान अचानक काला पड़ने लगा। उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऊपर आसमान में एक खौफनाक खाई जैसा घूमता हुआ बिजली का बवंडर बन चुका था। अगले ही पल आसमान से एक ऐसी गर्जना हुई जिससे धरती हिल गई।
काले बादलों के बीच नीली, पीली और सुनहरी रंग की बिजलियां तड़पने लगीं। वे बादल 3 रंगों के थंडर क्लाउड में तब्दील हो गए। ये तो हेवनली ट्रिबुलेशन है, किसी सोल बीस्ट के डिवाइन थंडर जैसा। ये कैसे हो सकता है? क्या वह राक्षस इस आसमानी बिजली को भी काबू कर सकता है? यह देखते ही बीबी दोंग का दिल बैठ गया। उसे एहसास हो गया कि मामला अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। वह राक्षस सच में उसे मार डालने पर उतारू था। आसमान में बादलों की परत पूरी तरह छा चुकी थी। एक भयानक धमाके के साथ 3 रंगों वाली 100 मीटर लंबी और विशालकाय थंडर बीम आसमान से गिरी। तबाही मचाने वाली ऊर्जा के साथ वह सीधे बीबी दोंग पर आ गिरी। कड़खड़ाहट! एक रोंगटे खड़े कर देने वाला धमाका हुआ। जंगल के बीचों बीच 1 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। 3 रंगों की ब्लिंडिंग रोशनी ने सैकड़ों मील के इलाके को निगल लिया। उस धमाके का हवा का दबाव किसी सुनामी की तरह पूरे स्टार डॉ जंगल में फैल गया। नजारा इतना खौफनाक था कि बीबी दोंग जिंदा बची या मारी गई, कुछ कहा नहीं जा सकता था। जब वह ब्लिंडिंग रोशनी धीरे धीरे शांत हुई, तब जाकर चेन चांगफेंग उस आसमानी बिजली से बने विशाल गड्ढे के किनारे पर प्रकट हुआ।